नमस्कार। जब से बशर अल असद की रजीम गिरी है वहां पर एक और नया खतरा मंडाने लग गया है। दोबारा से उस खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उदय हो सकता है जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट। तो आज समझेंगे कि इस्लामिक स्टेट का राइज वहां पर अब क्यों पॉसिबल हो रहा है। जो कुर्दिश एंगल है उसमें, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जो कुर्दिश जनरल है, जनरल मजलूम कोबानी, उन्होंने कहा है कि अगर सीरिया में यूएस ने अपनी जो हमें मदद दे रहा है फोर्सेस कम की तो आईएसआईएस का रिसर्जेंस हो सकता है। तो कुर्दिश से उनका क्या लेना देना है, उसी के साथ भारत के लिए क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं अगर वहां पर इस्लामिक स्टेट का वाकई में ही उदय हो सकता है। तो इन सारी मसलों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो खबर चल रही है कि जो यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने एक तरीके से इमरजेंसी यात्रा की, जॉर्डन गए, इराक गए, तुर्की गए, तीनों जगह पर जाकर एक ही बात की है कि हम कसम खाते हैं कि हम आईएसआईएस का उदय नहीं होने देंगे। तो यानी कि बिल्कुल रियल है, वहां पर परसेप्शन की राइज हो सकता है। और इसीलिए देखिए, इराक के साथ भी यही है, तुर्की के साथ भी यही है, और कुर्दिश जनरल जो कह रहे हैं कि हमें मदद दो, नहीं तो राइज हो जाएगा। तो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये राइज जो है वो रियल है, वो हो सकता है। तो आइए सबसे पहले एक देखते हैं कि कुर्दिश जो है लोग, उनका क्या इशू है वहां पर, कैसे वहां पर ये एंगल साथ में जुड़ रहा है। तो देखिए, जो कुर्दिश लोग हैं वो लगभग 25 से 30 मिलियन है, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं जिनके पास बाय डिफॉल्ट कोई भी होमलैंड नहीं है, यानी कि उनका कोई भी अपना देश नहीं है। वो बटे हुए हैं, वो कुछ तुर्कियों में बटे हुए हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में है, कुछ इराक में है, कुछ ईरान में है। तो 4 अलग अलग जगह में बटे हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका अपना एक होमलैंड हो जिसकी ये ग्रेटर कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। लेकिन इसमें जो एक एंगल है वो एक तुर्की का भी आता है। तो कहानी 2011 में शुरू होती है जब सीरिया में सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर होती है तो वहां पर एक जो क्याओस की सिचुएशन थी जिसमें कुछ भी हो सकता था, वो ऐसी सिचुएशन थी, कोई भी राइज कर सकता था, उसमें इस्लामिक स्टेट का राइज हो जाता है। इस्लामिक स्टेट का राइज हो जाता है तो उनको काउंटर करने के लिए यूएस जो है वो कुर्दिश जो मिलिटेंट थे, जो बहुत पहले से चाह रहे थे कि सीरिया में उनके लिए एक होमलैंड हो जाए, उसको मदद कर दी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स जिसका नाम है, उनको मदद की और वादा किया कि जब तुम आईएसआईएस को मिटा दोगे, दबा दोगे, तब हम तुम्हें तुम्हारा होमलैंड बनाकर देंगे सीरिया में। लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। वही वो कुर्दिश जनरल कह रहे हैं कि अब हम छोड़ के जा रहे हो, तो अमेरिका की आदत पड़ गई है छोड़ के जाने की, तो वहां पर छोड़ के जाओगे तो आईएसआईएस का उदय हो जाएगा। लेकिन उसमें एक तीसरा जो एंगल है साथ में, वो है तुर्की का। तुर्की के पास खुद, जो तुर्की का एक तरीके से कहें जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, वहां पर कुर्दिश बहुत है। वो कई दशकों से वहां पर इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को एक रीजनल ऑटोनॉमी की तरफ ले गए। तुर्की वो भी नहीं देना चाहता। तो तुर्कियों को डर है कि अगर यहाँ पर एक होमलैंड बनता है तो हमारे वाले भी साथ में मिलेंगे, तब उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। इसलिए तुर्की जो एचटीएस है, जिसने दमस्कर पर कब्जा किया है, उसके साथ मिलकर कुर्दिश पर भी हमला कर रहा है, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है जिन्होंने वहां पर रीजनल बना रखा है। ये देखिए तस्वीर, ये रिसेंट तस्वीर है जहां पर जो एमुनिशन जा रहा था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए, उसके ऊपर तुर्की ने हमला किया और वो तबाह कर दिया। तो इसीलिए ब्लिंकन वहां पर भाग के गए हैं तुर्की के पास और इराक के पास भी, क्योंकि इराक का भी एक एरिया है जिस पर कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट है। वो भी गवर्नमेंट इसीलिए बनी जब 2003 में इराक पर हमला होता है तो क्या उसकी सिचुएशन थी, वहां पर कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट बन गई। तो इराक भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो कुर्दिश हैं वो लोग हटें, उनको उनका होमलैंड ना मिले। तो इसलिए इराक में भाग कर जाना, तुर्की में भाग कर जाना मजबूरी थी ब्लिंकन की, उनको समझाना कि तुम इन पर अभी हमला ना करो, नहीं तो आईएसआईएस का रिसर्जेंस हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो एरिया है ये कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट है, ये वाली ग्रीन वाली, ये अभी इराक में वहां पर गवर्नमेंट है। ये जो पीली वाली है इसका नाम है रोजावा, एक वहां पर लोकल लैंग्वेज में है कि हमारा एक यहाँ पर रूल है। तो डिफेक्टो, डिफेक्टो एक तरीके से वहां पर क्या है, कुर्दिश रीजन है। डिफेक्टो का मतलब डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन वो जो एरिया है वहां पर कंट्रोल कुर्दिश लोगों का चलता है। तो कुर्दिश एंगल की वजह से अभी तक आईएसआईएस को वहां पर दबाया गया। आईएसआईएस के साथ जिसने मेन लोहा लड़ा है वो कुर्दिश लोग हैं, और उनको उनका जो फल है वो अभी नहीं मिला है, बल्कि उनको छोड़कर भागा जा रहा है। तुर्की हमला कर रहा है, इसलिए सारी सिचुएशन वहां पर गंभीर हो गई है। और जहां तक आईएसआईएस की बात करें तो बहुत ही एक टेरिबल रिजीम थी, हम सबको पता है, सबने तस्वीरें देखी थी। और अगर उस वक्त देखें, उनके पास जो एरिया था, ज्योग्राफिकल एरिया, वो बहुत बड़ा था। तो जो अब बात है कि ज्योग्राफिकल एरिया ही मैटर नहीं करता, ज्योग्राफिकल एरिया तो सिमट सकता है, बढ़ सकता है, जा सकता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो जिंदा रहती है। तो अभी डर ये है कि उनका जो एरिया है वो तो कम हो गया है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी है
वो अभी भी मजबूत है, उसको मानने वाले बहुत हैं। वो इतनी मजबूत थी कि हमें याद है कि लोग केरला से भागकर वहाँ पर जा रहे थे, महाराष्ट्र से जा रहे थे, बंगाल से जा रहे थे, यूके से जा रहे थे, हर जगह से लोग भाग भाग के सीरिया में पहुँच रहे थे कि इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पर कैलिफेट की स्थापना करेंगे और फिर शरिया वाला रूल वहाँ पर लागू करेंगे। तो ऐसी आइडियोलॉजी है, तो वो आइडियोलॉजी अभी भी मजबूत है। तो देखिए जब वो पूरा पीक पे चल रहा था तो जो ये ऑरेंज वाला और डार्क वाला है, ये सारा एरिया एक तरीके से इस्लामिक स्टेट बन गया था। और जब वहाँ पर फोर्सेस ने काम शुरू किया, उनके ऊपर अटैक शुरू किया, आईएसआईएस को खदेड़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो सिर्फ ये वाले एरिया में बच गए थे 2018 तक। और जब बशर अल असद की रिजीम गिरती है 2024 में, तो वहाँ पर सिर्फ ये इतना सा एरिया जो ग्रे दिखाई दे रहा है लगभग ये बचा था इस्लामिक स्टेट के पास। वो भी नाम मात्र है, केवल एक नाम के लिए कि वहाँ पर वो मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आइडियोलॉजी बहुत मजबूत है, उसका फैलाव वहाँ पर कम हुआ लेकिन और जगह पर बढ़ गया। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर बढ़ा वो है सब सहारन अफ्रीकन रीजन। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से जो बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, ये दिखा रहा है किस तरीके से इस्लामिक स्टेट ग्रीन में, अल कायदा जो है ऑरेंज में यहाँ पर पूरे तरीके से मौजूद है। हम लगातार सुनते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, बर्किनो फासो में हो रहे हैं, नाइजीरिया में हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो उसमें हो रहे हैं, मोजाम्बिके में हो रहे हैं। तो ये तमाम जो रीजन है वहाँ पर इस्लामिक स्टेट ने अपना एक तरीके से पैर बिल्कुल फंसा लिया है, वहाँ पर गड़ा लिया और फैला लिया अपने आप को। वहीं पर दूसरा रीजन जहाँ पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो है अफगानिस्तान वाला एरिया, जहाँ पर आईएसआईएस खुरासन के नाम से उनकी एक ब्रांच है। और यहाँ पर अगर देखें तो साथ में बांग्लादेश भी है, जहाँ पर अल कायदा एफिलिएटेड आईएस भी और एक इस्लामिक स्टेट अलग से भी है। तो इस्लामिक स्टेट की जो प्रेजेंस है वो भारत के दोनों तरफ बहुत मजबूती से है। इसीलिए जो भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो बहुत अधिक है। उस मामले को भी हम समझेंगे। तो देखिए किस तरीके से अफ्रीका की हमने बात की कि जो हाफ ग्लोबल टेररिज्म से डेथ हो रही है वो लगभग अब अफ्रीका में हो रही है। वो वहाँ पर सारा जो फोकस है वहाँ पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि उसका कारण है डेमोग्राफी। जो अफ्रीका है उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और वहाँ पर जितने लोग इस्लाम को मानने वाले बढ़ते जाएंगे उतना आईएसआईएस का दबदबा बढ़ता जाएगा। आखिर जो रूल है वो तो लोगों के ऊपर करना है, लोगों से रूल होगा, इसलिए लोगों की बहुत वैल्यू है। तो जो कोलिशन ग्रुप है यूएस लेड है, वो खूब सारी मदद कर रहे हैं अफ्रीका में। उसको रोकने के लिए तमाम एक्शन प्लान है कि वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, उनका फाइनेंसिंग को रोका जाए, और वहाँ पर जो खास करके जो इन्फॉर्मेशन जो खराब का दौर चल रहा है कि जिसको डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, उसको रोका जाए। क्योंकि अब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके फैलाना बहुत आसान है। कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी कहते जाओ, कुछ ना कुछ तो जाकर लोगों पर असर करेगी। तो जिन चीज़ों को पहले सदियां लगती थी उनको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में किया जा सकता है। इसलिए बहुत बड़ी जो वॉर है वो अब इंफॉर्मेशन वॉर बन के रहेगी। तो उसके ऊपर भी वहाँ पर काम चल रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि तालिबान आईएसआईएस खुरासन, तो वहाँ पर वो अपने पैर जमाना चाहता है। टाइमिंग 11 दिसंबर की बात है, 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर असद की रिजीम गिरी है। एचटीएस ने वहाँ पर डेमस्कस पर कब्जा किया है। आईएसआईएस के रिसर्जेंस की बात हो रही है। उसी बीच में आईएसआईएस खुरासन ने तालिबान के जो रिफ्यूजी मिनिस्टर हैं खलील हक्कानी, उनको बम से उड़ा दिया और जिम्मेवारी ले ली आईएसआईएस खुरासन ने। तो इसका मतलब वहाँ पर आईएसआईएस खुरासन का भी वजूद बाकी है, आईएसआईएस का वजूद बाकी है। और जैसे जैसे वहाँ पर उदय होगा वैसे वैसे यहाँ पर उदय होगा। और जब यहाँ पर उदय होगा तो आईएसआईएस खुरासन की जो आगे सब ब्रांच है, एक इस्लामिक स्टेट ऑफ हिंद प्रोविंस, वो राइज करेगी। जब वो राइज करेगी तो उसका टारगेट है जम्मू कश्मीर, हिंद का सारा एरिया। तो वहाँ पर बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ने वाला है भारत के लिए। इसीलिए बात हो रही है कि अगर आईएसआईएस का राइज होता है तो भारत के लिए सिचुएशन बहुत गंभीर होने वाली है। तो जो आईएसआईएस खुरासन है उसका कहना है कि ये सारा एरिया, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान, ये सारा एरिया वो चाहता है कि यहाँ पर उसका रूल हो जाए और वहाँ पर शरिया के हिसाब से रूल किया जाए। हर जगह पर जब भी पहुँचना है तो शरिया के हिसाब से वहाँ पर रूल किया जाना है। तो इसमें शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी है, वो सीरिया में भी था, वो भी एक एंगल है अलग से। क्योंकि जो आईएस है, जो कैलिफेट है, वो लगभग सुन्नी इस्लाम की बात है, उसमें शिया इस्लाम की बात लगभग ना के बराबर है। तो लेकिन जो भारत के लिए खतरा है, देखिए किस तरीके से आईएस, ये इसी जून की खबर है,
ISIS 4 सस्पेक्ट को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया जाता है। कोलंबो के वो नागरिक थे, यानी कि श्रीलंका के नागरिक थे, लेकिन फिर भी जो उनका टारगेट था कहीं इंडिया में था। इंडिया में भी उनके बहुत सारे स्लीपर सेल थे जिनके जरिए वो कॉन्टैक्ट में लगे हुए थे। तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल हैं जो कहीं ना कहीं एक भावना रखते हैं। इसके ऊपर पूरा रिसर्च है, पिरामिड की तरह समझाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं कि इस्लामिक स्टेट हो जाए, लेकिन उस कॉज के लिए लड़ने नहीं जाना चाहते। तो हर तरीके की वहाँ पर एक फिलॉसफी है कि लोग कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन खुद नहीं जाना चाहते। तो जो चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, और जो नहीं बोलते, जो चाह के भी नहीं बोलते, वो भी बहुत सारे मात्रा में लोग हैं। तो कुल मिलाकर लोग बहुत हैं आइडियोलॉजी को मानने वाले, लेकिन कोई कहता है कोई नहीं कहता है। उसी पर बेस्ड है हमारा जो डेमोग्राफिक चैलेंज है इंडिया के लिए। किसी भी धर्म के लोग टेररिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, और किसी भी धर्म के लोग साधु हो जाएं ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ डेमोग्राफी मैटर करती है, कुछ समय मैटर करता है, कुछ उस वक्त का माहौल, कुछ आइडियोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैटर करता है। अगर उस चीज़ को देखें तो भारत के लिए सिचुएशन डेमोग्राफिक तौर पर भी बहुत गंभीर है, क्योंकि जो प्यू रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि 2050 एक ऐसा साल हो जाएगा कि जहाँ पर लगभग उस दशक में कि भारत सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा, जो आज भी है, और साथ ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। ये भी एक सच्चाई हो जाएगी। अभी इंडोनेशिया है, लेकिन तब भारत हो जाएगा। और उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम होने के बावजूद भारत में माइनॉरिटी होंगे, और माइनॉरिटी को मैनिपुलेट करना, उनको इस तरफ लेकर जाना कि तुम इतने ज़्यादा लोग होकर भी माइनॉरिटी में हो, हम समझ सकते हैं। वो किसी भी माइनॉरिटी का हो, उसको बरगलाया जा सकता है और वहाँ पर माहौल ख़राब किया जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कभी बॉम्ब थ्रेट आ रहा है, कभी प्लेन में आ रहा है, कभी दिल्ली के स्कूलों में आ रहा है, लगातार। ये कुछ नहीं, ये केवल एक कोशिश है सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, किसी तरीके से माहौल को जरा सा ख़राब करने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं कुछ होता रहे, ताकि जो ये मंसूबे हैं ये पूरे होते रहें। तो देखिए, बड़ा यहाँ पर चैलेंज होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, दोनों तरफ से किया जा सकता है, और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो भारत देश को ही भुगतना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए जो चैलेंजेस हैं, देखिए वो बहुत गंभीर हैं, डेमोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। जैसा कि हमने देखा कि अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग एक होते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कहीं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ना डिक्लेयर कर दें अपने आप को, क्योंकि जो 1971 के बाद चीज़ें पाकिस्तान को नहीं दी गई थी वो सब दे दी गई हैं। वो डायरेक्ट वहाँ पर कार्गो लेके जा सकता है, चिटगांव पोर्ट पे उतर रहा है, उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही। वो RDX मंगाया जा रहा है, उससे एमुनिशन मंगाया जा रहा है। वो कहाँ जाएगा, वो बंगाल में जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, हम नहीं पता लगा सकते। हम लगातार आइसोलेट होते जा रहे हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान से तो हम पहले ही आइसोलेट हैं, और ऊपर हमारे चीन बैठा है। तो एक तरीके से हम घिरते जा रहे हैं, और अगर ISIS का उदय होता है तो साथ में उसका भी इन्फ्लुएंस आएगा। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भारत के लिए बहुत गंभीर होने वाले हैं आने वाले समय में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके अपने क्या विचार हैं, क्या होगा, ISIS का अगर रिसर्जेंस हो सकता है या नहीं होगा, और किस तरीके से भारत की जो डेमोग्राफी है, क्या ये कभी चैलेंज बनेगी, या जैसा भारत हमेशा से रहा है वैसा ही रहेगा, मिलजुल कर चलता रहेगा, रहता रहेगा। तो अपने कमेंट और विचार जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।